गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह हर दिन की तरह आज भी करंट अफेयर शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता है दोस्तों, वो सब हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो हम लोग चलिए शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करने के पहले हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि आप जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें, है ना दोस्तों। तो चलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा भी ये होगा कि हम जब भी आपकी वीडियो बनाएंगे, जब भी डालेंगे, तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं समय ना गवाते हुए, है ना दोस्तों। टाइम आपका भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, जो पहला करंट अफेयर्स है हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स में, कि मई 2020 में किस देश ने यूएसए के खिलाफ 2-2 से ड्रा के बाद एक, यानी कह सकते हैं कि इतना मिलियन जो है फाइटचेस.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है ना दोस्तों। एक खेल चल रहा था, एक खेल चल रहा था जिसमें चाइना ने जीता है यूएसए से, है ना दोस्तों। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, आ सकता है क्वेश्चन। तो 2-2 से ड्रा हुआ था, लेकिन फिर भी अच्छा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा आप, चाइना, है ना दोस्तों। याद रखिएगा, चाइना। बढ़िया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चाइना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम डिटेल्स की बात करें तो चाइना 10 मई को जो हो रहा था, गेम चल रहा था 10 मई 2020 को, तो यूएसए के खिलाफ 2-2 से ड्रा के बाद 2-2 से ड्रा हो गया था। लेकिन फिर भी क्या है कि दोस्तों, जो चाइना है, चाइना के नाम है जो रॉबिन चरण, वो अंक में तालिका में ऊपर थे, है ना। इस वजह से चाइना को जीत मिला है। तो चाइना फिलहाल, तो इस इतना जो राशि ये सब है, सब के बीच में बटा है। तो सबसे ज़्यादा चाइना को मिला है। चाइना को दोस्तों $48,000 मिला है, और अमेरिका को $36,000। और बाकी जो बचा है, अन्य जो जितना भी देश है, सबको $24,000 प्राप्त हुआ है। तो भारत जो है दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो इसमें भारत 1-5 और 2-5 से रूस से हार गया। और फिलहाल जो कह सकते हैं वो 5वें स्थान पे रहा भारत, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों, आपका पहला जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया होगा इसकी पूरी डिटेल के साथ। अब चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न है आपसे कि मई 2020 में किस राज्य ने स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार को पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया है ना। स्वास्थ्य सचिव थे, लेकिन अब उनको स्थानांतरित कर दिया गया है और पर्यावरण विभाग में ला दिया गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल है ना। पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी कुछ कह सकते हैं कि कुछ ईमानदार लोगों को कह सकते हैं इधर उधर, भी फिलहाल न्यूज़ भी देखे होंगे, आपको पता होगा। तो ईमानदार लोगों को कुछ इधर उधर कर देता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है। खैर, इसके बारे में बात बाद में करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, याद रखिए, पश्चिम बंगाल। अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों, तो जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, तो स्वास्थ्य सचिव से हटा के इसको पर्यावरण के, कह सकते हैं पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल के जो कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, इनकी बात कर रहे हैं, जो अभी जिन्हें स्थानांतरित किया गया है। तो 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों, जिन्हें दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में तैनात किया गया था। तो पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया फिलहाल इनको। नारायण स्वरूप निगम पूर्व परिवहन सचिव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नया जो नियुक्त किया गया है, वो हैं। तो उम्मीद दोस्तों, आपको ये भी कंप्लीट हो गया होगा, दूसरा प्रश्न भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न आपसे है कि मई 2020 में किसको आधिकारिक तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आपसे यही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर है, आप याद रखिएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, डैरेन लॉन्ग ही हैं जिन्हें नियुक्त किया गया। तो सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय जो है, आईपीओएस कह सकते हैं, के मुख्य कार्यकारी डैरेन लॉन्ग को आधिकारिक तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हैं, इन्हें 1 अक्टूबर 2020 को 6 साल की अवधि के लिए डब्ल्यूआईपीओ, यानी कह सकते हैं डब्ल्यूआईपीओ की कमान संभालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा जो है ना, पहली बार हो रहा है कि सिंगापुर का कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का नेतृत्व करेगा और डब्ल्यूआईपीओ के एशिया का पहला महानिदेशक भी बनेगा, है ना। तो ऐसा पहली बार हो रहा है। इसका उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, डैरेन लॉन्ग। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हमारा जो चौथा प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न आपसे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार हॉट एयर सिम सीलिंग मशीन लॉन्च किया है? हाँ दोस्तों, हॉट एयर सिम सीलिंग मशीन। तो बाद में बात करेंगे कि ये क्या है। खैर फिलहाल इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कह सकते हैं मशीन लॉन्च की है, जिसका नाम है हॉट एयर सिम सीलिंग मशीन, है ना दोस्तों। तो गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, विजय रूपाणी जी, तो उन्होंने उन्होंने 11 मई को लॉन्च किया था गांधीनगर से। तो भारत की पहली हॉट एयर सिम सीलिंग मशीन लॉन्च की दोस्तों। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई को विशेष टेप के साथ पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है। यह मशीन का उपयोग जो है मुख्य रूप से पीपीई किट में सिलाई प्रक्रिया में छोड़े गए जो छिद्र होता है, यानी छेद जो कह सकते हैं, उसको वायरस का प्रतिरोध करने के लिए, यानी वायरस से बचाने के लिए जो है, पानी और हवा से भी बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, है ना। तो मुख्य रूप से जो सील लगाया जाता है उसी से होता है, उसी को रोकेगा। उस सील में ना वायरस जाए ना पानी, है ना दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए इस मशीन को लॉन्च किया गया। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत में ऐसा मशीन लॉन्च हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उम्मीद है आपको ज़रूर कंप्लीट हो गया होगा। याद रखिएगा गुजरात से लॉन्च किया गया है, गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो पाँचवा प्रश्न आता है, पाँचवा प्रश्न है दोस्तों कि मई 2020 में प्रधानमंत्री ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने रुपए के आर्थिक विशेष पैकेज की घोषणा किया है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो इसका जो उत्तर होगा ये आपको भी पहले से पता होगा, है ना दोस्तों। फिलहाल जो मोदी जी अभी लॉन्च नहीं कर सकते, पैसा के बारे में जो बताए हैं अभी आवंटन करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो पैसा दिए हैं, केंद्र सरकार जो दिया है पैसा, तो उसके बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 20 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। 20 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। 20 लाख करोड़ कह सकते हैं कि अपने जो जीडीपी है, इंडिया का जो जीडीपी है उसका 10% है 20 लाख करोड़ रुपया। तो फिलहाल ये पैकेज की घोषणा कर दी है मोदी। इसकी अगर और डिटेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा तो किया ही गया। उन्होंने 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित किया है। 12 मई को तो हुआ ही है। यह पैकेज भारत के जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। मैंने पहले भी बताया आपको, एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको। उन्होंने यह भी कहा दोस्तों कि लॉकडाउन 4 जो है अलग होगा, है ना। यानी कि जो कह सकते हैं, जो अभी तक 3 वो जो हुआ है, 3 जो लॉकडाउन हुआ है, उसमें पूरी तरह से सख्त है, एकदम कर्फ्यू टाइप का। लेकिन इसमें कुछ नियम के तहत आपको लगा दिया जाएगा, खोला जाएगा लेकिन नियम लगा दिया जाएगा, कुछ नियम, बहुत सा नियम लागू कर दिया जाएगा। तो 18 मई 2020 से पहले लोगों को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। 18 मई से होने वाला है, तो 18 मई के पहले ही जो है इंडियंस को सब सूचित कर दिया जाएगा कि आपको किस नियम के तहत चलना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको पाँचवा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य रूप से ये पैकेज है दोस्तों, याद रखिएगा आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। चलिए हम लोग छठे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो छठा प्रश्न आता है, छठा प्रश्न आपसे है कि मई 2020 में किस राज्य ने अगले आदेश तक अगले सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो उत्तर प्रदेश, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, वो याद रखिएगा, उत्तर ही उत्तर प्रदेश होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। योगी जी वैसे भी फैसला बहुत अच्छा करते हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो है किसी भी कर्मचारी के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं योगी जी। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। तो कह सकते हैं कि केवल विशेष, अगर कोई विशेष मामला है तभी मतलब तबादला किया जा सकता है, ऐसे आपको तबादला नहीं मिलेगा, है ना। इसी बीच राज्य सरकार ने रेलवे से भी अनुरोध किया है कि वह मध्य प्रदेश की सीमा से इंट्रा स्टेशन ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके मूल स्थान पर, जहाँ उसका घर है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों, ज़रूर आपको छठा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग सातवें की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग, तो चलिए दोस्तों, हमारा सातवां जो प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो सातवां प्रश्न आता है, सातवां प्रश्न है आपसे कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस स्टार्टअप के साथ भागीदारी की और किराना स्टोर पर कोविड-19 के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी की मांग की है? मन लिखा गया है दोस्तों, की मांग की है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, सेफ जॉब और सिकीफाई, है ना। यानी कह सकते हैं इसका जो उत्तर होगा ए और बी दोनों, है ना दोस्तों। तो यानी कि सेफ जॉब भी होगा और सिकीफाई भी होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, दोनों मिलके सेफ जॉब और सिकीफाई दोनों, है ना, इन दोनों के साथ स्टार्टअप किया गया है।
तो चलिए दोस्तों, इसके अगर डिटेल्स की हम बात करते हैं तो डिटेल्स में उपभोक्ता मामलों विभाग जो है, इन्होंने तो उन्होंने ही दोस्तों सेफ्टी और सिकीफाई के साथ भागीदारी की और स्थानीय किराना स्टोर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की मांग किया है। सुरक्षा स्टोर की जो पहल है, नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस परियोजना का जो कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों के बारे में तो लोगों को इसके बारे में बताना है, नॉलेज देना है, यानी शिक्षित बनाना है ना दोस्तों। तो मुख्य रूप से इसका यही उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, ये दोनों मिलके इन दोनों के साथ मिलके भागीदारी किया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 8वां जो हमारा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है दोस्तों कि किसने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी किया है ना? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, याद रखिएगा, किसने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी किया है, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, वो याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा WHO है। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो उत्तर है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, WHO ने ही अभी दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड द ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान की साझेदारी में विकसित किया गया है। तो रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर, यानी कह सकते हैं वैश्विक नर्सिंग कार्यबल के लिए नवीनतम तारीखों के प्रमाण प्रदान करती है। तो WHO का जो मुख्यालय हो तो आपको पता ही है दोस्तों, जेनेवा। तो खैर WHO का यहाँ मुख्यालय पढ़ना नहीं है, याद रखिएगा, WHO ने ही इसे लॉन्च किया गया है, तो उम्मीद है दोस्तों, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखिए, दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जो जारी किया गया है वो WHO के द्वारा ही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है 8वां प्रश्न भी हो गया, वो हम लोग 9वें की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 9वां प्रश्न आता है, 9वां प्रश्न है आपसे, 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन करेगा। हाँ दोस्तों, कौन सा देश है जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन करेगा। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, देश अपना भारत है, जो भारत ही है जो इसका नेतृत्व करने वाला है ना। फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप होने वाला है, इसका नेतृत्व करने वाला कौन है, तो भारत है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है 17 फरवरी और 7 मार्च 2021 को पुनर्निर्धारित किया गया है। तो कोविड-19 की वजह से तारीख चेंज कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें टूर्नामेंट को शुरू में 2020 में 2 से 21 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। और फीफा अंडर जो महिला विश्व कप है, अंडर जो भी अंडर 20 है ये, तो अंडर 20 महिला विश्व कप की नई तारीखों की भी घोषणा कर दिया गया और यह पनामा और कोस्टा रिका में 20 जनवरी और 6 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, भारत ही है, इसका नेतृत्व करेगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो लास्ट प्रश्न आता है, 10वां प्रश्न लास्ट हो गया दोस्तों, आपका जो भी 15 मिनट का क्लास खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फियर ऑफ गॉड यानी कह सकते हैं भगवान का डर, है ना, ईश्वर का डर कह सकते हैं। तो नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, वो बढ़िया है ये भी क्वेश्चन। याद रखिए दोस्तों, बोमदेवरा साई चंद्रवदन है ना। इसका जो किताब के जो लेखक हैं वो याद रखिएगा, बोमदेवरा साई चंद्रवदन है। तो याद रखिए दोस्तों, फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बोमदेवरा साई चंद्रवदन है ना। ये क्वेश्चन लेटेस्ट है दोस्तों, इसलिए आपको कह रहे हैं इसको फोकस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है अब आपको अब कंप्लीट हो गया होगा 10 का 10 प्रश्न दोस्तों। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, फिर से फियर ऑफ गॉड याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।